नमस्कार आप सभी का और आप देख रहे हैं ENB न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम करण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। उत्तराखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में धामी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने DBT के माध्यम से योजना की पहले चरण के लाभार्थियों को सब्सिडी की पहली किस्त भी जारी की है। आपको ये भी बता दें कि पहले चरण में राज्य के 6 जिलों से चयनित 444 महिलाओं के बैंक खातों में कुल 3,35,34,500 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को की थी, जिसका उद्देश्य विधवा और अविवाहित महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके जीवन स्तर को सुधारना है। भारत माता की, भारत माता की, मातृशक्ति की, मातृशक्ति की। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के आज शुभारंभ अवसर पर अभी आप सब जिनको सुन रहे थे, आप सभी के लिए लगातार समर्पित होकर नई नई योजनाओं को लाने वाली हमारी सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करवाने में भी आप सबके लिए बहुत संघर्ष करने वाली मातृशक्ति की प्रतीक, महिला बाल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं अनेक विभागों की मंत्री आदरणीय रेखा जी और मंच पर उपस्थित सचिव श्री चंद्रेश जी, बंसीलाल जी और सभी अधिकारीगण बाल विकास विभाग के और सभी जनपदों से आई हुई सभी हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, मैं सबसे पहले तो आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में आप सब प्रदेश के कोने कोनों से यहाँ पधारे हैं, मुख्य सेवक सदन में आप सब पहुंचे हैं। मैं सभी मातृशक्ति को कोटि कोटि। देहरादून सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यों का लेखा जोखा लिया और OBC वर्ग के उत्थान के लिए कई बड़े निर्देश जारी किए हैं। इस बैठक का सबसे बड़ा फैसला गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बहुउद्देशीय भवनों के निर्माण को लेकर रहा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है। आपको ये भी मैं बता दूं कि CM धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन भवनों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। इन प्रस्तावित भवनों में केवल कार्यालय ही नहीं बल्कि सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने OBC बहुल्य क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया है, ताकि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना के तहत पहले चरण में महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें 75 सब्सिडी शामिल है। धामी ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना है जो किसी कारणवश अकेले जीवन जी रही है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को आगे बढ़ाने का वादा भी किया ताकि और अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। परिस्थितिवश कई बार एकल जीवन जीने के लिए मजबूर होती हैं, उन सभी के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिले, उनके लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना की आज हमने शुरुआत की है। और इस योजना के माध्यम से हम पहले चरण में 2 लाख रुपए तक का उनको सहायता राशि दे रहे हैं, जिसमें से 75% सब्सिडी है। और इससे हमारी उन सभी महिलाओं को जो विधवा हैं, परित्यक्ता हैं या किसी भी कारण से अकेले जीवन जी रही हैं, तो उन सभी को अपना रोजगार करने का, सशक्तिकरण का
सशक्त होने का, आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। हम इस योजना को आगे भी बढ़ाएंगे और इस योजना के परिणामों के बाद इसको और विस्तारित भी करेंगे। सर, एक जन बैठक हुई थी, काफी महत्व। उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और दुर्गम क्षेत्रों की यात्रा अब और भी सुगम होने वाली है। आपको ये मैं बता दूं कि सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद की अध्यक्षता में उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे। वहीं पर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि आदि कैलाश, नाबिढंग और डोलीकांग जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को जल्द से जल्द हवाई सेवा से जोड़ने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। साथ ही श्रद्धालु की सुविधा के लिए सहस्त्रधारा से पूर्णगिरी के बीच भी हेली सेवा शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने जानकारी दी है कि नैनीसैनी एयरपोर्ट को जल्द ही भारतीय विमान प्राधिकरण (AI) को हैंडओवर किया जाएगा। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आयोजित महापंचायत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए सभी आंदोलनों में लोग अंकिता के मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, जिसे सरकार ने सुना और अब सीबीआई जांच कर रही है। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि कुछ लोग अब अंकिता के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और उनकी बौखलाहट भी साफ नजर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने मामले में राजनीतिक उद्देश्य की आलोचना भी की है। महापंचायत हो रही है कि अंकिता को न्याय मिले, सीबीआई जांच हो रही है, मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, फिर भी एकजुट है, इंडी गठबंधन भी सहयोग कर रहा है महिला मंच को। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए, मैं इस बात को बार बार इस बात को कह रहा हूं कि अंकिता भंडारी बहन के प्रकरण में उनके माता पिता ने जो डिमांड की थी, सरकार ने उसको स्वीकार किया और सीबीआई की जांच चल रही है। और जब कोई जांच चल रही होती है और पिछले दिनों जितने भी आंदोलन हुए, एक ही मांग को लेकर कि सीबीआई की जांच कराई जाए। आज सीबीआई जांच हो रही है। अब मुझे लगता है ये दल अंकिता के नाम पर कोई राजनीति करना चाहते हैं और विषय बचे भी नहीं है, ना इन पर विकास के मुद्दे हैं, ना किसी समस्या को लेकर ही सरकार के पास जा रहे हैं, ना कोई समस्या बता सकते हैं कि उत्तराखंड की हर समस्या का समाधान ये भारतीय जनता पार्टी शासन में जनता का हुआ है। इसलिए एक प्रकार से बौखलाहट है और बौखलाहट में इस प्रकार की भाजपा नेत्री मीरा रतूड़ी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मीरा रतूड़ी ने बताया कि अंकिता भंडारी के परिजनों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने की स्वीकृति जो है वो दे दी थी, लेकिन भाजपा नेत्री इस मामले में न्याय की उम्मीद अब जता रही है। निष्पक्ष जांच होगी क्योंकि सीबीआई पे मामला चला गया और पहले भी एसआईटी ने जितना काम किया है उसके आधार पे 3 लोग अभी भी आजीवन सजा काट रहे हैं और आगे सीबीआई को जो भी मिलेगा, अगर कोई दोषी होगा तो वो दंडित जरूर होगा। उत्तराखंड में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ने वाला है। राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए कांग्रेस ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। आगामी 16 फरवरी को कांग्रेस पार्टी राजधानी देहरादून में राजभवन घेराव करने जा रही है। इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस अफसरशाही के दबदबे, बढ़ती बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने इस आंदोलन को लेकर हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अफसरशाही इस कदर हावी है कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई तक नहीं हो रही है। विधायक हृदयेश का दावा है कि हल्द्वानी समेत पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता देहरादून पहुंचेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार जन समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। 16 तारीख को जो राजभवन देहरादून में कार्यक्रम होने वाला है, उसमें हल्द्वानी से कांग्रेस के अच्छे खासी संख्या में लोग पहुंचेंगे।
अभी इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आदरणीय प्रीतम सिंह जी, जो कि हमारी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष भी हैं, वो 12 तारीख को हल्द्वानी आ रहे हैं। स्वराज आश्रम में एक बैठक लेंगे और यहां से जायजा लेंगे क्या तैयारी है। और बहुत अच्छी संख्या में देहरादून में उस दिन प्रदर्शन होने वाला है। नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कल एक बैठक ली थी स्वराज आश्रम में, और उससे पहले हम लोगों ने भी बैठक कर ली है। तो हमने एक अच्छी तादाद यहाँ पे सुनिश्चित करी है। देखिए, प्रदेश व्यापी समस्याएं इतनी है, और ये केवल नारे नहीं है या केवल एक निंदा प्रस्ताव नहीं है। ये निंदा आम जनमानस के हृदय की निंदा है, उनकी पीड़ा है कि किस प्रकार से प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं, ये जो ब्यूरोक्रेसी अधिकारीगण है, इनके मजे आ रखे हैं। अफसरशाही बहुत हावी है, और अफसरशाही की तो कोई जवाबदेही है नहीं जनता के प्रति, हालांकि हैं ये सब पब्लिक सर्वेंट। ऋषिकेश में वन भूमि पर बसे लोगों के आशियानों पर मंडराते संकट के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन भर की गाड़ी कमाई से जमीन खरीदकर मकान बनाए हैं, और अब उन्हें वहां से हटाना उनके साथ सरकार जो है सरासर अन्याय होगा। इस संवेदनशील मुद्दे पर अब राजनीति और समाधान की कोशिशें भी तेज हो गई है। स्थानीय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि सरकार जनता की चिंताओं के प्रति गंभीर है। उन्होंने जानकारी दी है कि राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और महेंद्र भट्ट इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। विधायक अग्रवाल ने खुद प्रभावित लोगों से मुलाकात कर शांति बनाए रखने की अपील भी की है, और भरोसा दिलाया कि उन्हें इस बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विस्तार से चर्चा भी करेंगे। इसके बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी देना चाह रहा हूं। हमारी सरकार बहुत गंभीर है, माननीय धामी जी बहुत गंभीर है, और सांसद के नाते महात्मा त्रिवेंद्र जी ने केंद्रीय वन मंत्री से बात की है, और खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने, जो राज्यसभा सांसद भी है, उन्होंने राज्यसभा के पटल पे अपना ये विषय उठाया। जहां तक मेरी बात है, 26 तारीख से लगातार जब ये मेरे संज्ञान में आया, मैंने वहां के वन अधिकारियों से कहा कि आप ऐसा काम न करें जिससे जनता में माहौल खराब हो, और जब वहां पे इस स्थिति में वहां के क्षेत्र के लोगों को कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए बात कही, उन्होंने मीटिंग की, लेकिन उसके बाद जो वहां पे कार्रवाई हुई, कानून व्यवस्था बची रहे, उसके लिए हमने लगातार माननीय जो धामी जी उनसे बात करके उस कार्रवाई को रुकाया। लगातार मेरी माननीय धामी साहब से बात हो रही है, विकल्प भी दिया है, सॉल्यूशन भी देने की बात की है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे उससे पहले माननीय धामी जी इसमें कोई अच्छा निर्णय लेंगे, और मैंने जो सुझाव दिया कि उस पर हो गया तो अच्छा निर्णय होगा, ताकि मेरी जनता को फिर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और आप देख रहे हैं ईएनबी न्यूज। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 2027 में होने वाली कुंभ मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, और उन्हें निर्देश दिए हैं कि कुंभ मेले की सभी तैयारियां 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए और कोई भी काम लंबित न रहे। सीएम ने कुंभ मेले के लिए आपको बता दें टेक्निकल अधिकारियों को नियुक्ति के निर्देश भी दिए हैं, और पुलों और घाटों के ऑडिट और सौंदर्यीकरण की बात कही है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने स्कूल के बाहर छात्र के अपहरण की कोशिश की खबर को अफवाह बताते हुए स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम में कुछ अभिभावकों ने इस बारे में शिकायत की थी, और कुछ अधिकारियों को भी इस घटना के बारे में फोन आए थे। तुरंत पुलिस की टीम को स्कूल भेजा गया, और सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त किया गया, जिसमें यह सामने आया कि यहाँ कोई अपहरण की कोशिश नहीं की थी। वहीं पर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि यह सिर्फ एक अफवाह थी, और अभिभावकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि घटना में कोई सच्चाई नहीं है, और ये महज एक भ्रांति थी।
हाँ, देखिए, आज कुछ पता कंट्रोल रूम में कुछ फोन पहुंचे अभिभावकों के जो इस कोई खबर प्रसारित होने के कारण परेशान थे और कुछ सच्चाई जानने के लिए उन्होंने कोशिश करी। साथ ही साथ थाने पर भी और संबंधित थाने पर भी और कुछ अधिकारियों के पास भी फोन कॉल्स पहुंचे, मैसेज पहुंचे कि किसी स्कूल में अपहरण की कोशिश हुई है छात्र की, जिसको कोई गंभीर प्रकरण था। तत्काल एक टीम बनाकर वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ और जिला सूचना अधिकारी सभी को भेजा गया और एक सीसीटीवी फुटेज भी मिली, जिस फुटेज के आधार पर लगा कि जिस तरह की ये अफवाह आई है उस तरह का वहां कोई सच्चाई नहीं है। एक महिला और अपने पति के साथ बच्चे के साथ खड़ी थी। इसके बाद उन बच्चों को ट्रेस आउट किया गया कि जिन बच्चों के साथ बातचीत 1 मिनट की हुई होगी, 30 सेकंड की, उन बच्चों द्वारा ही बताया गया कि वो अपने स्कूल आते हैं तो वहां पर किसी के द्वारा इतना ही बस पूछा गया था कि स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है और कितनी इसकी फीस होगी, और इसके बाद बच्चे चले आए थे। लेकिन वो बच्चे आने के बाद कुछ आपस में मिसकम्युनिकेशन में बातचीत करा जो कहीं न कहीं दूसरे तरीके से प्रेजेंट हुई, और इस संबंध में पूरी जानकारी के बाद पता चला कि हमने उस महिला और जो भी उनके परिवार के लोग थे उनको ट्रेस भी किया, तो पता चला गांधी शताब्दी हॉस्पिटल है जहां पर वो पिछले 1 माह से लगातार हर वीक जाते हैं वहां इलाज कराने के लिए, और इलाज करा के वहां निकले थे तो स्कूटी के पास अपने वेट कर रहे थे किसी का, और इसके बाद उनके द्वारा जो बात की गई थी बच्चे से, तो कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं आई है। क्योंकि एक एजुकेशनल हब है देहरादून और यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं, बोर्डिंग में भी पढ़ते हैं, तो मैं सभी अभिभावकों को भी आपके माध्यम से सूचित करना चाहूंगा कि इस तरह की एकदम अफवाह थी, कहीं इस तरह की कोई घटना न हुई। वो सिर्फ बच्चों में इस तरह की बात करने से, क्योंकि हमने सीसीटीवी फुटेज बच्चों से वार्ता करके और जिनके बारे में कहा गया था कि ऐसा कोई खड़ा ऐसा पूछ रहा था, उनको भी हमने ट्रेस आउट करके सारी सच्चाई जान ली है। उत्तराखंड में मतदाता सूची को और अधिक सशक्त और समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 1 फरवरी से 15 फरवरी तक बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO विशेष रूप से महिलाओं और युवा मतदाताओं से संपर्क करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि इस दौरान BLO को ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी महिला या युवा मतदाता मैपिंग प्रक्रिया से छूट न जाए। उनका लक्ष्य अधिकतम महिलाओं और युवाओं की मैपिंग को सफलतापूर्वक पूरा करना है। देखिए, अब हमारे राज्य में महिलाओं का संख्या अधिक है, उनका 50% से भी अधिक मतदाता सूची में नाम शामिल है, और साथ में हमारे युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व भी काफी अच्छा सूची में शामिल है। उसको देखते हुए हम लोग ये अभियान शुरू किया था 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में, और BLO जो है अपने बूथ लेवल बूथ पर जाकर वहां पर जो निवासरत महिलाएं हैं और जो युवा वर्ग के मतदाता हैं उनसे संपर्क स्थापित करेंगे और उनका मैपिंग के लिए विशेष प्रयास करेंगे ताकि वो लोग इस अभियान में छूट ना जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख तक जो हमारा हमने समय दिया है उसमें अधिकतम महिलाओं का मैपिंग का कार्रवाई और युवा वर्ग के मतदाताओं का मैपिंग कार्रवाई हम संपन्न करने में सफल हो सकते। देहरादून में एक आपराधिक मामले का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा किया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि थाना दाल मंडाला क्षेत्र में हेम भट्ट द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए चौकी इंचार्ज आरकर को जांच सौंपी थी। मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर अज्ञात स्कूटी सवार आरोपियों की पहचान की गई और पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद आरोपियों को हिरासत में हिरासत में लिया गया। मामले की जांच जारी है। श्री हिम्मत जी के द्वारा थाना डालंगाला पर दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और चौकी इंचार्ज आरकर को इसकी तफ्तीश दी गई। पुलिस के द्वारा जो इसमें अज्ञात स्कूटी सवार चालक थे अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए और अथक प्रयासों के द्वारा इसमें जो अभियुक्त थे उनको आज हिरासत में लेकर अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से शहर में जागरूकता रैली का आयोजन किया। ये रैली राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत निकाली गई, जिसका शुभारंभ एम्स से किया गया। रैली में पुलिस, आपको बता दें PWD, स्वास्थ्य और अन्य विभागों ने सहयोग दिया। रैली के दौरान वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया और सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद के लिए गुड सैमरिटन योजना के तहत जागरूक किया गया। आपको मैं बता दूं, ARTO रशीम पंत ने बताया कि ये अभियान 14 फरवरी तक चलेगा।
जैसे कि आप लोग परिचित हैं, इस समय हमारा जो विभाग है वो सड़क सुरक्षा माह मना रहा है 14 फरवरी तक। तो हम लोग लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो सड़क सुरक्षा समिति है उसके सारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट उपस्थित है। एम्स ऋषिकेश हमारे राज्य में सड़क सुरक्षा का सबसे बड़ा हितधारक संस्थान है, तो एम्स ऋषिकेश द्वारा आज इस कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग, NHAI और 108 की जो वाहन है और उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस रैली में शामिल है। हमारा उद्देश्य ऋषिकेश क्षेत्र में इस रैली के शिवरात्रि के उपलक्ष्य में रामबाग मेले की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। मैदान में झूले और अन्य मनोरंजन के साधन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि मेले में लगने वाली दुकानों के स्थानों का आवंटन भी कमेटी द्वारा किया जा चुका है। यहाँ स्थित 300 वर्ष पुराना प्राचीन शिव मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहाँ हर वर्ष लाखों शिव भक्त जलाभिषेक और पूजा अर्चना करते हैं। प्रशासन और मेला समिति श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए तैयारी कर रही है। मेला ये 50 साल पुराना मेला है, आदिवासी शिव मंदिर रामबाग। यहाँ बहुत पुराना मेला लगता है और यहाँ हम लोग DM कोर्ट से परमिशन लाते हैं और मेला लगता है 15 तारीख से शिवरात्रि चालू है और इस टाइम से मेला चालू होगा। इस मेले में लाखों लोग आते, हजारों की तादाद पे श्रद्धालु लोग आते, जल चढ़ाते हैं और बड़ा धूमधाम से ये मेला चलता है। इस मेले में हर मोड़ मोड़ में कैमरा वगैरह लगता है। लाते हम लोग और DM कोर्ट से पुलिस स्टाफ वाले आते हैं, सब रात को भी ड्यूटी चलता है उन लोगों को, दिन को भी ड्यूटी वो लोग करते हैं और CRP गार्ड वाले भी आते हैं और जो 5 ब्रिगेड वाले गार्ड भी वो लोग भी आते हैं इस मेले में। वॉलंटियर यहाँ हम लोग गांव के कुछ लोग आते हैं, बंगाली समुदाय के लोग और कुछ बुक्सा समुदाय के लोग, हम उनको वॉलंटियर बनाते हैं। के लिए जो एनिमल झूला है वो कोलंबस झूला है, बिलेगडान झूला है, ड्रैगन है और झूला है। इसके अलावा बच्चों के लिए मिक्की माउस है, मिनी ट्रेन है और भी कुछ है बच्चों के मनोरंजन के लिए। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।